एपिसोड 741 टू 750। अध्याय 741 अभिशाप 16। झाओ मिंग की बातें सुनकर लीवेई ने गंभीरता से सिर हिलाया और जब सब चुप हो गए और चिंता से झाओ मिंग की ओर देखने लगे तो उसने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तो इसका मतलब है कि तुम यहीं रहने वाले हो? मतलब हमेशा के लिए, या तुम्हारे वापस जाने का कोई रास्ता है? झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा ली और उससे घूरते हुए कहा, क्यों? क्या तुम मेरे यहाँ होने से निराश हो? क्या तुम अपनी पूर्व पत्नी को देखकर खुश नहीं हो? इससे लीवेई परेशान हो रही है। ये सुनकर वह असहज होकर अपने होंठ सिकोड़ बैठा। अहम, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देखकर निराश हूँ। हमारा रिश्ता भी इतना बुरा नहीं था। सब ठीक होता अगर तुमने हर बार बहस करने के बजाय बातचीत करने का फैसला किया होता। उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन उसकी बातों से उसे पहले के उनके रिश्ते की याद आ गई और वह मुस्कुरा उठी। लीवेई के साथ उसका रिश्ता उतना बुरा नहीं था, कम से कम उसके लिए तो नहीं। वह हमेशा उसे इतना परेशान करने में अपना समय बिताती थी कि वह गुस्से में अपने बाल नोचने लगता था। शिनी और अपने पिता के प्रति अपनी झुंझलाहट को वह खरीदारी का बहाना बनाकर निकालती थी, और इन सबके अलावा लीवेई से शादी उसने कभी नहीं चाही थी। उसका आलसी और विद्रोही स्वभाव लीवेई के साथ मेल नहीं खाता था। दोनों ही गुस्सैल स्वभाव के थे, इसीलिए उनकी बातचीत हमेशा बहस में बदल जाती थी। लेकिन अब जब से शिमिंग उसके साथ है, वह पहले से कम चिड़चिड़ा हो गया है और काफी समझदार बन गया है। कल रात खाने के बाद उसने उसे अपने अध्ययन कक्ष में मिलने के लिए कहा। उसे उम्मीद थी कि वह उससे पूछेगा कि वह कब वापस आएगी, लेकिन उसके शब्दों ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। योजक चिन्ह। जिया मिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसा कि तुम जानती हो, पूल में गिरने और 3 महीने तक कोमा में रहने से पहले हमारा रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। कोमा से बाहर आने के बाद मैंने जिया मिंग को तलाक के कागजात भी दे दिए थे, क्योंकि हम उससे पहले ही अलग होने की योजना बना रहे थे। वह अपने अतीत की बचकानी हरकतों को याद करके मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या ये हंसने लायक बात है? उसने उससे बेपरवाही से घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा, जब उसने देखा कि कोमा से जागने के बाद वो उसे तलाक के कागजात देने पर हंस रहा है। अगर उसकी जगह वो होती तो तलाक की शर्त के तौर पर उसकी आधी संपत्ति मांग लेती। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बदतमीजी करने की? झाओ मिंग उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार कर रही थी। अब उन दोनों के बीच प्यार का भाव देखकर उसने अविश्वास से सिर हिलाया। उसकी बातें सुनकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और गला साफ करने के बाद गंभीरता से कहा, हालांकि हमारी शादी तुम्हारे दादाजी के कहने पर हुई थी, लेकिन पति होने के नाते मुझे हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन समझने की बजाय मैंने शिनी को अपने दफ्तर में रखा, जिसने समस्याएं पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करने और बेहतर बर्ताव न करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। झाओ मिंग उसकी बातों को सुनकर हैरानी से उसे घूरने लगा और पलकें झपकाने लगा। अच्छा, अगर तुम इस तरह माफी मांगोगे तो मुझे क्या मिलेगा? ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारी ही गलती थी, मेरी भी गलती थी। अगर मैंने थोड़ी कोशिश की होती और तुम्हारी बात समझी होती तो हमारे बीच कम झगड़े होते। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो हम हमेशा बेवजह ही लड़ते रहे। हाँ, लगता है तुम शुरू से ही मेरे टाइप के नहीं थे। वह हंस पड़ी, जिस पर वह असहाय होकर उसे देखता रहा। उसने उपहास उड़ाते हुए उसे कोहनी मारी और कहा, अब इतना गंभीर होना बंद करो। मैं तो उन झगड़ों को बहुत पहले ही भूल चुकी हूँ। महल का जीवन इतना व्यस्त था कि हमारी छोटी मोटी बातों को याद रखने का समय ही नहीं मिला। उसने आह भरी। ये सच था, लीवेई के साथ हुए झगड़े महल में हुए झगड़ों के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। और मुझे पता है कि तुम शिमिंग की वजह से ही उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो। उसने तुम्हारे तुच्छ स्वभाव को सुधारकर तुम्हें एक नेक इंसान बना दिया है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसे उस धूर्त सम्राट के हाथों मत जाने देना। उसकी बातें सुनकर लीवेई ने भौहें चढ़ा ली। सही कहा, उसे सावधान रहना होगा और उस आदमी को शिमिंग के आसपास घूमने नहीं देना होगा। तुम्हें भी कमर कस लेनी चाहिए, असहाय लड़की की तरह व्यवहार मत करो और 21वीं सदी की महिला की तरह बर्ताव करो। बचाव की बजाय आक्रमण की रणनीति अपनाओ। उसकी बात सुनकर उसने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छा विचार लगता है। योजक चिन्ह। नाश्ते के बाद लीवेई काम पर जाने ही वाला था कि झाओ मिंग ने उससे रोकते हुए कहा, अरे पूर्व पतिदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझसे अलविदा कहे बिना आप काम पर कैसे जा सकते हैं? ये तो असभ्यता है। झाओ मिंग की इस टिप्पणी पर जी चेंग ने उसकी असभ्य भाषा पर अपनी भौहें चढ़ा ली।
जिस तरह से वह उसे पूर्व पति कहकर बुलाती थी, वह उसे किसी कारणवश परेशान कर रहा था। हालांकि यह सच था, फिर भी वह खुश नहीं था। लीवेई ने भौहें चढ़ाकर शी मिंग की ओर देखा और उसके भावों में उदासी देखी। वह कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव भी कुछ अच्छे नहीं थे। उसने अपने होंठ सिकोड़े और झाओ मिंग की ओर मुड़कर चिड़चिड़े स्वर में पूछा, अब क्या चाहते हो? कहीं तुम मुझसे यह उम्मीद तो नहीं कर रहे कि मैं महाराज की दिन भर सेवा करूं? झाओ मिंग मुस्कुराए और संतरे का रस गटकते हुए अपने होंठ चाटे और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने मनोरंजक हो कि मैं तुम्हें पूरे दिन अपने साथ रखना चाहूंगी? तुम हद से ज्यादा परेशान करने वाले हो। बस मुझे अपना कार्ड दे दो। मुझे खरीदारी करने जाना है। खरीदारी? क्या खरीदना चाहते हो? तुम्हारे पास तो सारे कपड़े और जरूरत की सारी चीजें हैं, फिर और क्या चाहिए? उसने संदेह से पूछा। उसने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, हाँ हाँ, देखो तुमने फिर से अपनी छोटी सोच दिखा दी। इतने लंबे समय बाद मैं इस दुनिया में वापस आई हूं और तुम मुझे अपना कार्ड तक देने को तैयार नहीं हो। कंजूस राष्ट्रपति। उसकी इस बात को सुनकर लीवेई के होंठ झुंझलाहट से सिकुड़ गए। लो, इसका इस्तेमाल करो, लेकिन ज्यादा नहीं। और जी, उनके माँ, इस आदमी को भी अपने साथ ले जाओ। अगर तुम लोग यहाँ रुकने वाले हो तो सामान की जरूरत तुमसे ज्यादा इन्हें होगी। उन्होंने कहा, लेकिन जी चेन को उनके नाम से पुकारते हुए वे हकलाए और उन्हें महाराज कहना अटपटा लगा। झाओ मिंग मुस्कुराया और जी चेन की ओर देखकर सिर हिलाया। ठीक है। आह झा जी मिंग, क्या तुम अभी खाली हो? क्या हम बात कर सकते हैं? झाओ मिंग ने जी मिंग की ओर देखा जो यूमेई को मेज साफ करने में मदद कर रही थी और उससे बात करने के लिए कुछ समय निकालने का अनुरोध किया। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर उन्हें चर्चा करनी है और वे इन पुरुषों के सामने ऐसा नहीं कर सकती। अध्याय 742 अभिशाप 17। झाओ मिंग ने जी मिंग की ओर देखा, जो सोफे पर उसके सामने बैठी थी और उससे नजरें मिलाने से बच रही थी। वे दोनों अब जी मिंग के बेडरूम में थीं, क्योंकि झाओ मिंग को जी मिंग से कुछ बात करनी थी। झाओ मिंग ने अपने सामने रखी छोटी गोल मेज से कॉफी का मग उठाया और एक घूंट पीने के बाद बोली, तो आखिरकार हमें बात करने का समय मिल ही गया, है ना? शी मिंग, क्या तुम्हें मेरे आसपास असहज महसूस होता है? क्योंकि तुम मेरे सामने कुछ असहज से लग रहे हो। शी मिंग के चेहरे पर झिझक भरे भाव देखकर उसने सीधे सीधे पूछ लिया। जाओ मिंग के सीधे सादे शब्दों से आहत होकर जिया मिंग ने उसकी ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों से खेलने लगी। क्या आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है? मेरा मतलब है, मौसम और आसपास का माहौल अचानक बदल जाने से आपको परेशानी हो रही होगी। आपको कुछ चीजें खरीदनी होंगी। और हाँ, क्या आपको कल रात अच्छी नींद आए? जी मिंग ने बात बदलते हुए कहा। जिया मिंग, क्या तुम्हें लगता है कि अभी यह जरूरी है? हम यहाँ इस बारे में बात करने के लिए तो नहीं आए हैं कि मुझे क्या खरीदना है। जाओ मिंग ने पूछा, क्योंकि वह बात को घुमा रही थी और उसके सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। जिया मिंग ने उसकी बातें सुनकर आह भरी और होंठ सिकोड़कर गहरी सांस ली, फिर बोली, हाँ, मैं ऐसा महसूस न करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये स्थिति काफी असहज है। उसने अंततः अपने असली विचार स्वीकार करते हुए कहा। झाओ मिंग ने सिर हिलाया, क्योंकि वह भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। जी चेंग के साथ जी मिंग से मिलना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा असहज था। जी चेंग और जी मिंग झाओ मिंग की पहले कानूनी तौर पर शादी हो चुकी थी और भले ही उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं था, फिर भी वे विवाहित थे। और यही बात उसके और लीवेई के लिए भी लागू होती है। उनकी शादी हो चुकी थी, भले ही वह सिर्फ दिखावे की शादी थी, फिर भी उनके बीच कुछ रिश्ता तो था ही। इसलिए स्वाभाविक है कि एक ही छत के नीचे रहने से उन्हें असुविधा होगी। मुझे इस समय समझ नहीं आ रहा कि क्या महसूस करूं। जी चेन को अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में देखकर और तुम्हारे प्रति उसकी बेरुखी देखकर मुझे लीवेई के साथ खुश रहने पर अपराधबोध हो रहा है। आखिर ये तुम्हारा शरीर है और तुम्हारा जीवन होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा जीवन जी रही हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी खुशी छीन रही हूं। जी मिंग ने धीमी आवाज में कहा, झाओ मिंग की नजरों से बचते हुए। लेकिन यह देखकर कि तुम जी चेन से खुश नहीं हो और तुम्हें महल के क्रूर जीवन का सामना करना पड़ रहा है, मुझे तुम्हारे प्रति अपराधबोध हो रहा है। काश सब कुछ बदल जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जी मिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए अपराधबोध से कहा। झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती हूँ? मैं नहीं चाहती कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये सुनकर शी मिंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अगर मेरा रिश्ता भी तुम्हारे और लीवेई की तरह सौहार्दपूर्ण होता, तो क्या तुम भी यही कहते?
नहीं है ना, लीवेई के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा चल रहा है, इसलिए तुम खुश होने पर अपराधबोध महसूस कर रहे हो। लेकिन क्या इसमें तुम्हारी कोई गलती है? जी चेंग जिस दौर से गुजर रहा है वह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल और उलझन भरा होगा। उसने ये सोचते हुए कहा कि जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसके चेहरे पर दर्द के भाव होंगे। उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, तुम्हारे शरीर में आने से पहले मेरा जीवन नीरस था और उसमें कोई रोमांच नहीं था। मैं पार्टी करती थी और सारा समय शॉपिंग में बिताती थी। उस समय मेरा कोई लक्ष्य या महत्वाकांक्षा नहीं थी। दादाजी की मृत्यु के बाद मैं किशोरावस्था से गुजर रही बच्ची की तरह व्यवहार कर रही थी और सबसे, यहाँ तक कि अपने चाहने वालों से भी, विद्रोही बन गई थी। लेकिन तुम्हारे साथ शरीर बदलने और उस दुनिया में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझमें कई खूबियां हैं। मुझे अपनी अहमियत का एहसास हुआ। मैं दुनिया को बदलने और इतिहास में कुछ बदलाव लाने के लिए बनी हूँ। उसने गर्व से कहा। जी चेंग के साथ दरबार में बैठकर हरम के मामलों को सुलझाने और नीतियों में बदलाव करने से उसे एक अलग तरह का महत्व महसूस होता है। और हाँ, मुझे जी चेंग से भी मिलने का मौका मिला। वो आदमी, उसने मेरे दिल को पहली बार धड़काया। मैंने कभी ऐसी भावनाएं महसूस नहीं की थी जैसी उसने की। हालांकि उसने मेरे साथ तुम्हारे जैसा बर्ताव किया और वो हरकतें मेरे लिए नहीं थी। फिर भी मैं उससे प्यार करने लगी। मुझे ये एहसास बुरा लग सकता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, ये जानते हुए कि वो मुझे प्यार करता है और सोचता है कि ये तुम हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी से प्यार करना भी एक ऐसा एहसास है जिसे मुझे एक बार जरूर महसूस करना चाहिए था। और इसी उलझन की वजह से मुझे ये एहसास हुआ। मुझे इससे कोई नफरत नहीं है, उसने कहा, जिससे जी मिंग हैरानी से उसे घूरने लगा। वह कभी कभी बहुत घृणित हो जाता है और पिछले कुछ दिनों में उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन फिर भी मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। शायद मैं बहुत मूर्ख हो गई हूँ। हाँ हाँ, वह हंसी, लेकिन जी मिंग समझ गया कि वह इस बारे में बात करने से बचने की कोशिश कर रही है। उसकी बातें सुनकर झाओ मिंग को एहसास हुआ कि शी मिंग कितनी परिपक्व है। जिस तरह से वह चीजों को संभाल रही है वह उससे कहीं बेहतर है। तो जी चेन के बारे में तुम क्या करने की सोच रही हो? वो उलझन में लग रहा है और अपने भावनाओं को लेकर अनिश्चित है। हालांकि मुझे लगता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं और वो मुझे भूल चुका है, लेकिन लगता है कि उसकी अंतरात्मा उसे उलझन में डाल रही है और उसे अपनी भावनाओं को तुम्हारे सामने स्वीकार करने में अपराधबोध हो रहा है। जी मिंग ने कहा, जिस पर झाओ मिंग बस उसे खाली निगाहों से देखती रही। झाओ मिंग ने गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, उम्मीद है कि ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। लेकिन अब मैं दयनीय लड़की की तरह व्यवहार नहीं करने वाली। मैं उससे दिखाऊंगी कि मैं कितनी लोकप्रिय हो सकती हूँ। उसने अभी तक मेरा असली आकर्षण नहीं देखा है। मैं उसके दिल की बात हमेशा के लिए साफ कर दूंगी। उसने उसे आंख मारी जिससे वह हंस पड़ी। जाओ मिंग के आत्मविश्वास को देखकर जी मिंग ने सिर हिलाया और खुश थी कि वह इस स्थिति को नकारात्मक रूप से नहीं ले रही थी और जी चेन के साथ अपनी समस्याओं का कारण बनने के लिए उससे नफरत नहीं कर रही थी। अरे, एक और बात है जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ। चूंकि तुम यहाँ हो और इससे पहले कि हम तुम्हारे लिए बाहर निकलने का रास्ता खोजें, मुझे लगता है कि हमें उस श्राप के बारे में अभी बात कर लेनी चाहिए। मैं इसके बारे में कुछ बातें जानती हूँ और मुझे लगता है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और कुछ भी बुरा होने से पहले इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। जी मिंग ने कहा, उसे याद आ रहा था कि जब उसने हेयरपिन को तोड़ने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था, लेकिन वह बुरी तरह असफल रही थी। अगर वह हेयरपिन कई प्रयासों के बाद भी नहीं टूटा और अछूता रहा, तो उसमें निहित शक्ति को पराजित करना इतना आसान नहीं है। उसकी बातें सुनकर झाओ मिंग ने अपनी कमर सीधी की और गंभीरता से उसकी ओर देखा। ओह हाँ, मैं तो उस श्राप के बारे में भूल ही गई थी। पता नहीं जी चेन को सच पता चलने पर कैसी प्रतिक्रिया होगी, उसने उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचते हुए कहा। मैंने लीवेई को भी इसके बारे में नहीं बताया है। हालांकि वह मेरे अतीत के बारे में जानता है, लेकिन मैं उसे हमारे पुराने रिश्ते और उस श्राप के बारे में समझाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसके बारे में सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसने कहा, जिस पर झाओ मिंग ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह हमेशा सोचती रहती थी कि उसका पिछला जीवन कैसा रहा होगा और यह कितना बुरा हो सकता है कि सब कुछ इस तरह से हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतना भयानक अनुभव सहा है और अब उसे उस चीज का परिणाम भुगतना पड़ रहा है जो उसकी गलती भी नहीं थी। तुम्हारी हेयरपिन कहाँ है? मुझे दिखाओ, झाओ मिंग ने कहा, जिस पर शी मिंग ने सिर हिलाया और अपनी अलमारी से उसे लेने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन देखा और अस्पताल का नंबर देखकर भौहें सिकोड़ी। उसने होंठ सिकोड़े और फोन उठाया।
जी हाँ, अरे वो अपॉइंटमेंट आज ही था। अच्छा हुआ आपने मुझे फोन कर दिया, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। चिंता मत करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी, उसने दीवार घड़ी में समय देखते हुए कहा। फोन रखने के बाद उसने हिचकिचाते हुए झाओ मिंग की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, झाओ मिंग बोल पड़ा, चिंता मत करो और अपने काम पर जाओ। हम बाद में बात करेंगे। मुझे भी खरीदारी करनी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 21वीं सदी में जी राजवंश की महारानी डॉक्टर बन गई हैं। कितनी तरक्की है ना? उसने शी मिंग की तरक्की से प्रभावित होकर टिप्पणी की। अध्याय 743 अभिशाप 18। जिया मिंग के अस्पताल जाने के बाद झाओ मिंग और जी चेंग घर पर अकेले रह गए। झाओ मिंग ने जी चेंग को देखा जो बैठक में अकेले बैठी अखबार पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिसे लीवेई पहले पढ़ रही थी। वह उसकी ओर बढ़ी और सोफे के पीछे खड़ी हो गई। उसने अखबार पर नजर डाली और उसे अंग्रेजी में व्यावसायिक अखबार पढ़ते देख अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे अखबार को अत्यंत गंभीरता से घूरते देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? वह थोड़ा और करीब आकर धीमी आवाज में बोली। जी चेंग, जो विदेशी भाषा में लिखे कागज को देखते हुए भौहें चढ़ाए बैठा था, उसकी फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनकर चौंक गया। उसने सहज ही मुड़कर उसे देखा और उसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब कुछ ही इंच की दूरी पर देखकर दंग रह गया। जब वह अचानक मुड़ा तो झाओ मिंग भी चौंक गई और पास से उसका चेहरा देखकर वह किसी कारणवश घबरा गई। कई दिनों से उनके बीच झगड़ा चल रहा था और यहाँ आने से पहले वे अलग अलग कमरों में सो रहे थे और जब भी उनका आमना सामना होता तो एक दूसरे से बचते थे। वह उसकी आंखों में देख रही थी, तभी उसे उसके शब्द याद आए, तुम्हें मुझे जी चेन कहने का कोई अधिकार नहीं है। वह झटके से अपनी तंद्रा से जागी और तुरंत खड़ी हो गई, जिसे देखकर जी चेंग उसे आश्चर्य से देखता रह गया। उसने हल्की खांसी करते हुए कहा, अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो मेरे साथ मॉल चले। हमें आपके लिए कपड़े और दूसरी चीजें खरीदनी है। वह उसे हैरानी से देखता रहा और सोचने लगा कि क्या उसने यह व्यंग्य के तौर पर कहा था या किसी और वजह से। इस अजनबी जगह पर उसका क्या काम हो सकता है? उसने मना नहीं किया और सिर हिलाकर सहमति जताई कि वह उसके साथ जहां भी जाना चाहेगा, चलेगा। योजक चिन्ह। जी चेन की आंखें आश्चर्य और विस्मय से चौड़ी हो गईं जब उसने उस विचित्र दिखने वाली जगह को देखा, जहां कई मंजिला भव्य इमारत थी और लोग इस दुनिया के अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे। झाओ मिंग ने कहा कि वे यहां उसके कपड़े और इस दुनिया में रहने के लिए आवश्यक सामान खरीदने आए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वे लोग जी राजवंश के बाजार की तरह किसी स्थानीय बाजार में जाएंगे, लेकिन इस विशाल और भव्य इमारत को देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं, जिसमें कई दुकानें थीं और उनकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। लोगों को एस्केलेटर से दूसरी मंजिल पर जाते देख उनका मुंह खुला रह गया। सीढ़ियां चल रही थीं और लोग एक ही जगह खड़े थे। ये कैसी अजीब दुनिया है? सीढ़ियां इस तरह कैसे हिल सकती हैं? वह हैरानी से सीढ़ियों को देखने लगा। झाओ मिंग उसे मजे से इधर उधर देखते हुए देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये सम्राट दिन ब दिन और भी प्यारा होता जा रहा है। उसने उसे उस जगह को स्वप्निल भाव से देखते हुए देखकर सिर हिलाया। वह एक खुशमिजाज बच्चे की तरह था जो पहली बार मनोरंजन पार्क में आया हो और पूरी जगह को अपनी यादों में बसाने की कोशिश कर रहा हो। आह, मैं उसे अपने आसपास इस तरह का व्यवहार नहीं करने दे सकती। यह मेरे बेचारे दिल के लिए अच्छा नहीं है, उसने धीरे से कहा और अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए उससे अपनी नजरें हटाने की कोशिश की। महाराज। वह उन्हें महाराज कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई, ये याद करके कि सार्वजनिक रूप से उन्हें महाराज कहना शायद उचित न हो। हालांकि वह उनका नाम लेकर पुकारने में भी हिचकिचा रही थी। जी चेंग ने उसकी ओर मुड़कर देखा और पाया कि वह उसका नाम पुकारते समय हिचकिचा रही थी। यहाँ मुझे मेरे पदवी से संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हैं। वैसे भी मैं यहाँ का सम्राट नहीं हूँ। उसकी उत्तेजित अभिव्यक्ति को दबाते हुए देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने इन भावों को पहचान लिया क्योंकि ये ठीक वैसे ही थे जैसे उसके चेहरे पर तब थे जब वह पहली बार जी राजवंश गई थी। उसने आह भरी क्योंकि वह जानती थी कि सब कुछ पीछे छोड़कर नए विदेशी परिवेश में ढलना आसान नहीं होता। ठीक है, अब से मैं तुम्हें जी चेन कहकर बुलाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे इस बार इजाजत दे दी। अगली बार मुझे दोष देने की हिम्मत मत करना। उसने उसे याद दिलाया, जिससे वह उसके इस साहसी रवैये पर भौहें चढ़ा बैठा। योजक चिन्ह। जी चेंग ने घबराकर अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं और उन महिलाओं की ओर देखा जो उसे अजीब तरह से घूर रही थीं।
वह उस दुकान में खड़ा था जहां झाओ मिंग उसे कपड़े देखने के लिए खींचकर ले गई थी और एक ड्रेस चुनने के बाद उसे बाहर अकेला छोड़कर ट्रायल रूम में उसे पहनकर देखने चली गई थी। महिलाओं की खिलखिलाती हंसी सुनकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए, जो उसे अजीब तरह से देख रही थी। उनकी इशारे भरी निगाहें उसे असहज कर रही थीं। वे मुझे देखकर इस तरह क्यों मुस्कुरा रही हैं? उसने सोचा। झाओ मिंग, जल्दी आओ। वह सुनवाई कक्ष के करीब झुककर धीमी आवाज में बोला। अंदर कपड़े बदल रही झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराए। उसने ट्रायल रूम में लगे शीशे में देखा और ड्रेस की जिप लगाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे उतार नहीं पाई। अरे क्या जिपर अटक गया? उसने सोचा और उसे खींचकर निकालने की कोशिश की। जी चेंग, क्या तुम आसपास देखकर किसी से कहोगे कि वह मुझे ड्रेस पहनने में मदद करे? उसने पूछा। बाहर खड़ी जी चेंग ने भौहें चढ़ाकर सोचा कि उसे कपड़े पहनने में किसी और की मदद की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या इसलिए कि उसे नौकरानियों से कपड़े बदलने की आदत हो गई थी? लेकिन जब उसने मदद मांगने के लिए इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मदद करने के लिए उसे खुद किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या वह चाहती है कि मैं दूसरों से मदद मांगूं? जी वंश का सम्राट, उसने तो पहले कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी। महल में वह पहरेदारों, दासियों और नौकरों से घिरा रहता था और उसे पहले कभी किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जी चेंग, क्या तुमने मेरी बात सुनी? क्या तुम किसी को मदद के लिए बुलाओगे? उसने अंदर से चिल्लाकर कहा। उसने अपने होंठ सिकुड़े और महसूस किया कि किसी अजनबी से मदद मांगना उसे असहज लग रहा होगा, खासकर तब जब वह इस दुनिया में पूरी तरह से ढल नहीं पाया है। एक काम करो, उस महिला को ढूंढो जिसने पहले हमारी मदद की थी। वह हमारी मदद करेगी, उसने कहा। उसकी चीख सुनकर उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसने चारों ओर देखा और पाया कि जो महिला पहले उनकी सेवा कर रही थी, वह व्यस्त थी और दूसरे ग्राहक को संभाल रही थी। उसने अपने होंठ सिकुड़े और सामने बंद ट्रायल रूम के दरवाजे की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और हैंडल को पकड़कर कहा, दरवाजा खोलो। ओह, क्या वह पहले से ही यहाँ है? कृपया अंदर आइए, झाओ मिंग ने अंदर से दरवाजा खोलते हुए पूछा। दरवाजा खोलने के बाद वह मुड़ गई और उसकी पीठ दरवाजे की ओर हो गई। अध्याय 744 अभिशाप 19। जब जी चेंग ने ट्रायल रूम में कदम रखा तो कोने में खड़ी झाओ मिंग को देखकर वह चौंक गया। झाओ मिंग की पीठ उसकी ओर थी। उसने काले रंग की छोटी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसके गोरे और चिकने पैर दिख रहे थे। ड्रेस की जिप खुली हुई थी, जिससे उसकी पीली पीठ उसके सामने आ गई। उसने घबराकर चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वे दुकान में हैं और बगल वाले ट्रायल रूम की ओर किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसे डर था कि कोई उसे इस हालत में खड़ा देख न ले। हालांकि दरवाजा बंद करते ही छोटा सा कमरा और भी तंग हो गया, जिससे उसे उसके करीब जाना पड़ा। उसने अपने बाल आगे की ओर बांध रखे थे, जिससे उसकी चिकनी पीठ उसे दिखाई दे रही थी। उसे इतनी छोटी पोशाक पहने देखकर उसके कान शर्म से लाल हो गए और उसने अपनी नजरें उससे हटा ली। उसे इस तरह अपने सामने खड़े देखकर उसे सुबह की वो घटना याद आ गई जब उसने कंबल हटाकर अपनी पोशाक ऊपर उठा ली थी और उसके सुंदर पैर उसे दिखाई दे रहे थे। उसे इस तरह लेटे हुए देखकर उसे उनकी पहली रात याद आ गई जब उसने सब कुछ तैयार कर लिया था और मोहक अंदाज में उसके कपड़े उतार दिए थे, जिससे उसकी इच्छाशक्ति कमजोर पड़ गई थी। उन साहसी कारनामों को याद करके उसने गला साफ किया, जिनकी वजह से वह उसके प्रति और भी आकर्षित हो गया था। हालांकि सच्चाई जानने के बाद उसे संदेह होने लगा था कि उनके बीच जो कुछ हुआ था वह सच था या नहीं। झाओ मिंग, जिसकी पीठ उसकी ओर थी, महिला कर्मचारी के कपड़े की जिप बंद करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पुरुष की आवाज सुनकर चौंक गया और तुरंत पीछे मुड़ा तो देखा कि जी चेंग उसके पीछे खड़ा था। उसे अपने पीछे खड़ा देखकर वह चौंक गई और सहज प्रतिक्रिया में चीख पड़ी, क्योंकि उसे इस तरह घूरते हुए देखकर उसे शर्म आ रही थी। जी चेंग ने अपने होंठ सिकुड़े और शर्मिंदा होकर उसकी ओर देखा, लेकिन जब वह अचानक चीखने लगी तो वह चौंक गया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसने चारों ओर देखा, फिर पास जाकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह चिल्लाना बंद कर दे। चुप रहो, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? उसने उसके मुंह पर रखे हाथ से दबाव डालते हुए पूछा। मम, उसने अपना सिर हिलाया और बोलने में संघर्ष किया। तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो? उसने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने अपने होंठ सिकुड़े और उसकी हथेली चाटी, जिससे उसकी इस बेकाबू हरकत को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और हैरानी से उसकी ओर देखा, ये सोचकर कि वह ऐसा कैसे कर सकती है।
तुम क्या कर रही हो? उसने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसके अतिरंजित हाव भाव देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और पलकें झपकाते हुए बोली, अहम, जब आप मेरा मुंह ढके हुए हैं तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो बस आपको अपना हाथ मेरे मुंह से हटाने के लिए कह रही थी। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? क्या आपने स्टाफ के किसी सदस्य को मुझे देखने के लिए नहीं भेजा था? उसने उलझन में पूछा। जब उसने देखा कि ड्रेस में उसकी त्वचा कितनी दिख रही है तो उसकी भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं और उसने अपनी नजरें उससे हटा लीं। उसने फिर से गला साफ किया और अटपटे स्वर में कहा, दरअसल जो महिला पहले हमारी देखभाल कर रही थी वह व्यस्त थी, इसलिए मैं उसे आपको देखने के लिए नहीं बुला सका। चूंकि आप मदद मांग रही थी इसलिए मेरे पास अंदर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराते हुए देखा कि वह उससे ऐसे नजरें चुरा रहा था मानो वह उसके सामने नग्न खड़ी हो। वैसे तो वह पहले उसे बेशर्मी से देखता था, लेकिन अब वह शर्मा रहा था और उससे नजरें चुरा रहा था। तस्क तस्क, जी राजवंश का सम्राट भी मेरे आकर्षण को पचा नहीं सकता, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मुड़कर उसकी ओर पीठ कर ली। अगर तुम यहाँ हो तो मेरी इस ड्रेस की जिप लगाने में मदद करो, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। उसने पीछे से अपने बाल हटाकर आगे करते हुए कहा, जिससे उसकी गोरी पीठ उसके सामने आ गई। जी चेंग ने अपने होंठ सिकुड़े और घबराकर उसकी पीठ की ओर देखा। जिप पकड़ने से पहले वह थोड़ा हिचकिचाया और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में गलती से उसकी उंगलियां उसकी त्वचा को छू गईं, जिससे उसके ठंडे स्पर्श से वह सिहर उठी। उसे इस तरह कांपते देख उसने अपने निचले होंठ को काट लिया और जिप ऊपर खींचने से पहले एक गहरी सांस ली। हो गया, उसने कहा और तुरंत उसके हाथ हटा दिए। झाओ मिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह वहां अजीब तरह से खड़ा है। कमरा छोटा था और चूंकि वे दोनों वहां खड़े थे इसलिए वह और भी तंग महसूस हो रहा था, जिसके कारण वह उसके और करीब खड़ी हो गई। अहम, तो ये ड्रेस कैसी है? क्या ये मुझ पर अच्छी लग रही है? कहीं ये ज्यादा लंबी तो नहीं है? उसने एक तरफ मुड़कर शीशे में देखा और अपने कंधों पर स्ट्रैप ठीक करते हुए उससे पूछा, जिससे उसके दूधिया सफेद कंधे दिखाई दिए। उसकी हरकत देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, क्या क्या कर रही हो? उसने उसकी कलाई पकड़ ली ताकि वह अपनी ड्रेस का स्ट्रैप और न खींचे। ये ऑफ शोल्डर ड्रेस थी, लेकिन वह उसे ठीक कर रही थी ताकि उसके कंधे दिखें। किस कोण से देखने पर यह लंबा दिखता है? ये तो शरीर को भी नहीं ढक रहा। समझ नहीं आता कि लोग इस दुनिया में ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं। अगर ये शरीर को ही नहीं ढक सकते तो इन्हें पहनने का क्या फायदा? उसने हैरानी से कहा कि लोग इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर कैसे जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसे उसकी बड़बड़ाहट देखकर हंसी आ गई और बोली, महाराज, आप जैसे बूढ़े व्यक्ति को फैशन समझ में नहीं आएगा। कपड़े सिर्फ शरीर को ढकने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें एक कला के रूप में भी देखा जाता है। कपड़े पहनने की कला ही फैशन है और आजकल यही चलन है ना खूबसूरत? उसने आईने में अपना चेहरा देखते हुए कहा। बूढ़ा? मैं बूढ़ा कैसे हो सकता हूँ? वह मुझे बूढ़ा कैसे कह सकती है? जी चेंग उस समय हैरान रह गया जब उसने उसे बूढ़ा कहा। योजक चिन्ह। जी चेंग ने आह भरी और अपने हाथों में पकड़े हुए थैलों की संख्या पर नजर डाली। जी राजवंश की महारानी मॉल में घूम रही थी और उनके हाथों में लगातार खरीदारी के थैले बढ़ते जा रहे थे। आह, जी चेंग, चलो वहां चलते हैं। मुझे अपने लिए अंडरवियर खरीदना है। मैं अपने पुराने अंडरवियर का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकती, वो अब मुझे ठीक से फिट भी नहीं आते। उसने सामने अंडरवियर की दुकान देखकर कहा। महिलाओं के अंडरवियर की दुकान देखकर जी चेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम चाहते हो कि मैं सम्राट उस तरह की दुकान में जाऊं? उसने शर्म से लाल होते हुए पूछा। उसने पलकें झपकाईं और बेबसी से सिर हिलाया। अरे, मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी कि आपको सम्राट सिंड्रोम है। छोड़ो, मैं बाद में खुद खरीद लूंगी। अभी के लिए चलो रेस्टोरेंट चलते हैं और कुछ खाते हैं। मुझे भूख लगी है, उसने कहा और मुड़कर फर्श पर बने रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ी। हालांकि जब उसने अपने सामने रेस्तरां के अंदर एक परिचित व्यक्ति को चलते हुए देखा तो वह अपने कदम रोक बैठी। अध्याय 745 अभिशाप 20। जब झाओ मिंग ने रेस्टोरेंट के अंदर एक परिचित व्यक्ति को आते देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ओह, क्या ये भाई जी जेलिन है? उसने उलझन में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रही है या भ्रम में है। जी जेलिन यहाँ कैसे हो सकते हैं? उसके बारे में सोचते हुए उसे उस भयानक सपने की याद आ गई जो न केवल एक सपना था बल्कि उसके अतीत की पीड़ादायक यादें भी थीं।
उसने कभी नहीं सोचा था कि जी जेलान उस निर्दयी सम्राट का पुनर्जन्म है। वह देखने में तो एक नेक इंसान लगता है, लेकिन जी चेंग ने उसे बताया है कि जब शाओली ने उसके बारे में अफवाहें फैलाई और राजद्रोह की योजना बनाई तो उसी ने उसके पीछे उस अंगरक्षक को तैनात किया था। ये सुनकर उसे अभी भी डर लगता है। भला इतना मासूम चेहरा वाला इंसान इतना दुष्ट कैसे हो सकता है। जी चेंग ने अपनी भौहें उठाईं और उस दिशा में देखा जिधर वह देख रही थी, और जब उसने देखा कि एक पीली त्वचा वाला और काफी लंबा आदमी काले नकाब से चेहरा ढके और टोपी पहने हुए रेस्तरां में प्रवेश कर रहा है तो वह भौहें चढ़ा बैठा। क्या तुम उस आदमी की बात कर रही हो जो अभी अंदर गया? चेहरा छुपाए होने के बावजूद तुम उसे पहचान सकती हो। मुझे लगता है तुम बकवास कर रही हो, उसने कहा जब उसने उसे जी जेलान को इस दुनिया में देखने की बात करते हुए सुना। वह यहाँ कैसे हो सकता है? हालांकि उसकी बातें सुनकर वह खुद को अपनी योजनाओं के बारे में चिंतित होने से रोक नहीं पाया, और चूंकि वह स्थिति की जांच करने के लिए वहां मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी चिंता और भी बढ़ गई। क्या मैंने गलत देखा? उसने भौहें चढ़ाकर हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। योजक चिन्ह। रेस्टोरेंट में प्रवेश करते ही उसने चारों ओर देखा और जी जेलान को ढूंढने लगी, लेकिन ये देखकर उसका चेहरा उतर गया कि वहां उनके जैसे ही कुछ और ग्राहकों के अलावा कोई और नहीं था। क्या यह मेरा भ्रम था? लेकिन मैंने उसे रेस्तरां में प्रवेश करते हुए स्पष्ट रूप से देखा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसके पीछे खड़े जी चेंग ने उसे किसी और पुरुष की तलाश करते देख भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भूख नहीं लगी? और अपने थैले खुद पकड़ो। तुम मुझसे, जी राजवंश के सम्राट से, अपने थैले पकड़ने के लिए कैसे कह सकती हो? उसने शिकायत की, जिससे वह अविश्वास से उसे देखती रह गई। अचानक वो इतना संवेदनशील क्यों हो रहा है? क्या वो हमेशा से उन्हें ठीक से संभाल नहीं रहा था? खैर, अब तुम सम्राट नहीं हो तो किसे परवाह है? उसने बुदबुदाते हुए कहा, जिस पर उसने उसे घूरकर देखा। एक मेज पर बैठने के बाद उसने मेनू देखा और अपने सभी पसंदीदा व्यंजन देखकर मुस्कुराई, जो उसे जी राजवंश में नहीं मिल पाते थे। हालांकि महल में परोसा जाने वाला भोजन सबसे अच्छा था, और विशेष रूप से शाही रसोई के मुख्य रसोइये द्वारा तैयार किए गए विशेष नूडल्स। लेकिन वह उस खाने को खाने के लिए उत्साहित थी जो उसे वहां नहीं मिल पाता था। महल में जंक फूड न मिलने से उसे बेचैनी और घबराहट हो रही थी। मन की शांति के लिए उसे अपने स्वाद को भी संतुष्ट करना जरूरी था। तो सम्राट जी, आप क्या खाना चाहेंगे? उसने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। जी चेंग मेन्यू देख रहा था, तभी उसे सब कुछ एक ऐसी भाषा में लिखा हुआ दिखा जो उसे बेतरतीब ढंग से बनाई गई किसी आकृति जैसी लग रही थी। जी चेंग उसकी खोई हुई शक्ल देखकर मुस्कुराए और अपनी मेज के पास खड़े वेटर की ओर देखकर बोली, आह, कृपया हमें एक मीडियम पेपरोनी और वेजिटेबल पिज्जा, लॉबस्टर के साथ स्पगेटी, गार्लिक ब्रेड और 2 कैन ठंडी बियर दे दीजिए। धन्यवाद। ये कहकर उसने मेन्यू वेटर को वापस दे दिया। जी चेंग ने अंग्रेजी में आदेश देते हुए उसे आश्चर्य से देखा। उसे एक ऐसी विदेशी भाषा में बोलते हुए देखकर जिसे केवल विदेशी व्यापार और संबंधों से जुड़े उच्च शिक्षित राजदूत ही समझ सकते हैं, और वे भी इतनी सहजता से नहीं बोल सकते, वह विस्मय से उसे देखता रह गया। लेकिन जब वेटर खाना लेकर आया तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। इतना सारा खाना मंगवाया है, क्या तुम ये सब खा पाओगे? उसने अजीबोगरीब पकवानों को देखते हुए पूछा और सोचने लगा कि क्या ये खाने लायक है भी या नहीं। उसने उसे घूरकर चुप करा दिया। क्या तुम्हें मेरी भूख पर शक है? तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि मेरी भूख कैसी होती है। उसने ये कहते हुए उसे पानी पीते पीते खांसने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसे याद आया कि कैसे वो साथ में खाना खाते समय एक एक करके सारे व्यंजन खत्म कर देती थी। उसकी असली भूख उसके सौम्य रूप के पीछे छिपी थी। देखने में भले ही वो कम खाने वाली लगे, लेकिन वो अकेले ही 3 लोगों का खाना खा सकती है। उसने उसे पिज्जा परोसा और उसे चखने का इशारा किया। हालांकि वह झिझक रहा था, लेकिन जब उसने उसे चखा तो आश्चर्य से उसकी भौहें अपने आप ऊपर उठ गईं। ये कैसा स्वाद है? ये तो मेरे पूरे जीवन में खाए गए स्वादों से बहुत अलग है। ये नर्म, चबाने में मज़ेदार और साथ ही स्वादिष्ट भी था। टमाटर की चटनी इतनी लजीज थी कि उसे बार बार खाने का मन करता था, और ऊपर लगी सफ़ेद चीज़ लाल चटनी के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। झाओ मिंग मुस्कुराई जब उसने देखा कि झाओ मिंग ने उसकी नज़रों के बिना पिज्ज़ा का दूसरा टुकड़ा उठा लिया। हालांकि उसकी नज़रें हर समय उस पर ही थीं, बस उसे इस बात का एहसास नहीं था। किसने सोचा होगा कि मुझे उसे पिज्जा का आनंद लेते हुए देखने का मौका मिलेगा? उसने बुदबुदाते हुए कहा और असहाय होकर अपना सिर हिलाया।
जब वह स्पगेटी खा रही थी तभी उसने देखा कि शिनई और उसकी माँ शी रूक्सी हंसते हुए और ढेर सारे शॉपिंग बैग लिए हुए रेस्तरां में दाखिल हुई और उसके दाहिनी ओर बैठ गईं, तो उसका चेहरा सिकुड़ गया। झाओ मिंग ने सफेद सांपों की जोड़ी को देखकर भौहें चढ़ाई और कांटे को जोर से मेज पर रख दिया, जिससे जी चेन चौंक गया, जो स्पगेटी खाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो उसके लिए एक नई दुनिया की तरह थी। उसके चेहरे पर उदासी और उदासीनता देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसने देखा कि वह अपनी दाहिनी ओर रखी मेज की ओर देख रही थी और उसका चेहरा और भी सिकुड़ गया था। क्या वह इन लोगों को जानती है? योजक चिन्ह। जिया शिनई ने शॉपिंग बैग अपने बगल वाली खाली सीट पर रखे और ऑर्डर देने के बाद रुक्सी की तरफ देखते हुए कहा, माँ, उस बेशर्म जियामिंग से निपटने का क्या प्लान है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसमें हमें अपने दफ्तर से बाहर निकालने की हिम्मत कैसे हुई। क्या उसे लगता है कि लीवेई की पत्नी होने से वह कोई बड़ी हस्ती बन गई है? जिया रुक्सी ने गहरी सांस ली और ताना मारते हुए कहा, मुझे लीवेई पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? मेरी प्यारी बेटी के बजाय उस निकम्मी को कैसे चुन सकता है? उसने शिन्नी को प्यार से देखते हुए कहा, अगर उसकी शादी लीवेई से हुई होती तो वो जिन परिवार की मालकिन होती और उनकी कंपनी इस हालत में नहीं होती। झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि वे उनके सामने बैठे थे और सब कुछ सुन सकते थे, और अविश्वास से उपहास किया। तो क्या उनके पास उसके बारे में बुरा भला कहने के अलावा और कोई विषय नहीं है? उनकी बातें सुनकर जी चेंग ने भौहें चढ़ाईं और वहां सख्त चेहरे के साथ बैठी झाओमिंग की ओर देखा। माँ बेटी को देखकर उसके चेहरे के भाव पहले से अलग थे और उसकी मुस्कान गुस्से में बदल गई थी। क्या वे जी मिंग के बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन वे कौन हो सकते हैं? उसने सोचा और झाओ मिंग की ओर देखा, जो उनकी बातों पर भौहें चढ़ा रहा था। माँ, क्या आपको लगता है कि वह हमारी कंपनी की मदद करेगी? लीवेई ने उसकी वजह से हमारा कारोबार पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उस घोटाले के बाद से कंपनी की प्रतिष्ठा लगातार गिरती जा रही है और ऊपर से लीवेई अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल करके हमें कारोबार से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। शिन्नी ने चिंता से कहा। जब जिया मिंग ने स्कूल में अपने साथ हुई बदमाशी का खुलासा किया तो लगभग हर दिन एक नया लेख छपने लगा और उनकी पहचान भी उजागर हो गई, जिससे उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। जिन कॉर्पोरेशन छोड़ने के बाद उन्हें जिस नई जगह पर नौकरी मिली वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। जब उन्होंने अपने पिता के साथ कंपनी के मामलों को संभालने का फैसला किया तो उनकी वजह से कंपनी की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। जिया रुक्सी ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह मदद नहीं करती है तो मेरे पास उसे अपनी बात मनवाने के तरीके हैं। शिन्नी ने भौहें चढ़ाकर उत्सुकता से पूछा, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिसका इस्तेमाल हम उसके खिलाफ कर सकें? वह अब बहुत चालाक हो गई है, पहले वह निडर थी लेकिन कम से कम भोली तो थी। उसने बेबसी से सिर हिलाया। अब तो वो अपनी कोई कमजोरी नहीं छोड़ती। इतनी चालाक कैसे हो सकती है? उसने व्यंग्य करते हुए सोचा कि कैसे उसने सिर्फ अपने शब्दों से जनमत बदल दिया और बाद में उस लड़के के बयान ने सारा खेल पलट दिया। झाओ मिंग, जो उनकी बातें सुन रही थी, अवाक रह गई और चुपचाप बोली, क्या? भोली? क्या वे सच में मेरे बारे में बात कर रहे हैं? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उसे भोली समझते थे। वह बहादुरी के गुण से सहमत थी, लेकिन भोली? वह कभी भोली नहीं रही। अगर वे उसे बदमिजाज या जिद्दी कहते तो उसे ज्यादा खुशी होती, लेकिन भोली? जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़े और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चुप रहो। जोर से मत बोलो। उसे इस तरह व्यवहार करते देख उसने अपनी आंखें घुमा लीं। अध्याय 746 अभिशाप 21। झाओ मिंग ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं और जब उसने उन्हें उसे भोली कहते सुना तो अविश्वास से हंस पड़ी। क्या उनके पास उसे बताने के लिए कोई बेहतर शब्द नहीं थे? अगर वे उसे कुतिया कहते तो उसे खुशी होती, लेकिन भोली कहना तो उसके चरित्र का सीधा अपमान था। अपनी भावनाओं से अनभिज्ञ जी रूक्सी ने शिन्नी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हम उसकी मां का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। क्या वह अपनी मां के सामने नर्म नहीं पड़ जाती? हमें बस यही करना है। झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए और चिढ़कर बोली, आह, मेरी भूख मर गई। लोग दूसरों की बुराई करना क्यों नहीं बंद कर देते और सबको शांति से खाने क्यों नहीं देते? उसने ऊंची आवाज में कहा, जिससे शिन्नी और रूक्सी उसे बेवजह नाराज होते देख भौहें चढ़ा बैठी। झाओ मिंग ने वेटर की ओर देखा और उसे पुकारा, बिल लाओ। साथ ही बचे हुए सारे व्यंजन पैक कर दो। मैं यहाँ चैन से खाना भी नहीं खा सकती। अगर इन्हें जोर जोर से बातें करनी ही है तो कहीं और क्यों नहीं चले जाते? हम इनकी परेशान करने वाली आवाजें सुनने के लिए पैसे तो नहीं दे रहे हैं।
उसने ठंडे लहजे में कहा। जी चेंग ने अपने हाथ में पकड़े पिज्जा के टुकड़े को देखा और फिर झाओ मिंग की ओर देखा जो उठ खड़ी हुई थी और सामने वाली मेज पर बैठी माँ बेटी की जोड़ी को घूर रही थी। उसने पिज्जा को वापस प्लेट में रखा और आह भरते हुए कहा, वह बिना झगड़े के चैन से नहीं बैठ सकती है ना। उसने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। उसके मन में वे पल कौंधने लगे जब वह शियाओली या महारानी से बहस करती थी। मुसीबत मोल लेने में वह हमेशा से ही साहसी और निडर रही है। बेहोशी से जागने के बाद जब उसने पहली बार शियाओली और वेनजू से बहस की तो वह चौंक गया, लेकिन इससे उसके मन में उसके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उसने उन महिलाओं की ओर देखा जो झाओ मिंग के बारे में बुरा भला कह रही थीं और अब उसे हैरानी और असमंजस से घूर रही थीं। झाओ मिंग की ओर मुड़ने से पहले जिया शिनई ने रूक्सी की ओर एक नज़र डाली और फिर उलझन में पूछा, माफ कीजिए, क्या आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं? महिला की अजीब प्रतिक्रिया देखकर वह असमंजस में पड़ गई। वे उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, तो फिर वह इतना परेशान क्यों हो रही थी? झाओ मिंग ने शिनई की ओर मुड़कर, जो उसे हैरानी से देख रही थी, उपहास उड़ाते हुए कहा, बेशक तुम ही हो। तुम दोनों के अलावा और कौन इतनी जोर से बोल रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शिनई को अकड़कर जवाब दे रही लड़की को देखकर जिया रूक्सी ने भौहें चढ़ाते हुए जोर से मेज पर हाथ पटका। अरे क्या बात है? क्या तुम्हें लगता है कि यह रेस्टोरेंट तुम्हारा है? हम जो चाहे बात कर सकते हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? कितनी ध्यान खींचने वाली हो तुम? उसने गुस्से से कहा। महिला ने सफेद पोशाक और भूरे रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। हालांकि उसके चेहरे के भाव सौम्य थे, जिससे वह भोली और शालीन दिखती थी, लेकिन उसके शब्द उसकी शक्ल से कहीं अधिक तीखे थे। माँ प्लीज। शिन्नी ने शी रूक्सी को शांत करने और इस तरह बात न करने के लिए उसके हाथ पर हाथ रख दिया। उसने झाओ मिंग के सामने शांति से बैठे जी चेन की ओर देखा, जो पानी पी रहा था। उसे बिना कुछ बोले दिलचस्पी से उन्हें देखते हुए देखकर वह आश्चर्य से भौहें ऊपर उठा ली। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसकी मूर्ति जैसी अदाओं को देखकर शर्मा गई। क्या वह मॉडल है? वह बिल्कुल मॉडल जैसा दिखता है, उसने सोचा और शर्माते हुए उसकी तरफ मुस्कुराए। उसने गला साफ किया और खड़ी हो गई। उसने झाओ मिंग की ओर मुंह करके कहा, अगर हमने आपको परेशान किया हो तो मुझे खेद है। मेरी माँ के असभ्य व्यवहार के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हम शोर मचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके खाने का बिल चुका दूं? उसने विनम्रता से पूछा और जी चेन की ओर देखा जो अपने काम में व्यस्त था। झाओ मिंग ने उसे मासूमियत का नाटक करते देख अपनी भौहें ऊपर उठा ली। वैसे मैं शी शिनई हूँ, गो कॉर्पोरेशन की उपाध्यक्ष। और आप कौन हैं? उसने अपने पास से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और जी चेन को दे दिया, जबकि उससे झगड़ रहा झाओ मिंग उसकी इस बेशर्म हरकत को देखकर अचंभित होकर उसे देखता रह गया। अपनी बेटी को अचानक इतना सौम्य और सभ्य व्यवहार करते देख शी रूक्सी भी हैरान रह गई। झाओ मिंग ने शिनी की हरकतें देखी और अविश्वास से हंस पड़ा। लीवेई को न पा पाने पर अब वो अपनी चालाक अदाओं से जी चेन को रिझाने की कोशिश कर रही है। हाँ, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। जी चेंग उस समय हैरान रह गया जब शिनी अपना बिजनेस कार्ड लेकर उसके पास आए और उसने शिनी की ओर एक सरसरी नजर डाली, फिर अपनी निगाहें उससे हटा ली और उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया। जिया शिनई ने अपने होंठ सिकोड़े, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने अपना हाथ फिर से बढ़ाया। क्या तुम इसे नहीं लोगे? तुम तो मॉडल जैसे दिखते हो, काश हम भविष्य में साथ काम कर सकें। क्या वह तुम्हारी बहन है? वह काफी संवेदनशील है ना? उसने मासूमियत से हंसते हुए कहा, जिससे झाओ मिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। बहन? तो वो कह रही थी कि जी चेंग और मैं भाई बहन जैसे दिखते हैं। क्या वो पागल हो गई है या क्या? उसने उपहास उड़ाते हुए उसके हाथ से बिजनेस कार्ड छीन लिया और उस पर लिखा नाम पढ़ते हुए भौहें चढ़ा ली, उपराष्ट्रपति शी शिनई। आपका नाम आपके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उसने ठंडे लहजे में पूछा, जिससे शिनई के चेहरे पर निराशा छा गई। तुम्हारा क्या मतलब है? शिन्नी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। तुम्हारा नाम आनंद और सद्भाव का प्रतीक है, लेकिन तुम एक ईर्ष्यालु कुतिया हो जो दूसरों के पतियों पर डोरे डालती हो। एक कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट इतनी बेखबर कैसे हो सकती है कि किसी और के पति को अपना भाई कह दे? क्या तुम्हें माहौल का भी अंदाजा नहीं है? अभी तुम किसी और के पति के बारे में बात कर रही थी और अब मेरे पति पर डोरे डाल रही हो। कितनी बेशर्म हो तुम! झाओ मिंग ने शिनी पर थूकते हुए कहा, जिससे शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। पति! उस आदमी को देखकर और फिर झाओ मिंग को देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह शादीशुदा होगा। इतनी जल्दी शादी कौन करता है?
जब उसने देखा कि रेस्टोरेंट में लोग उनके बारे में आपस में फुसफुसा रहे हैं, तो उसने अपने निचले होंठ को काट लिया। जब झाओ मिंग ने उसे अपना पति कहा तो जी चेंग उसे घूरने लगा। उसे याद आया कि उसने उसे नाम से न पुकारने के लिए कहा था, तो उसके होंठ सिकुड़ गए। झाओ मिंग के साथ शरीर बदलने में उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसने उसे हर बात के लिए दोषी ठहराया और शेनजिया से झाओ मिंग को वापस इस दुनिया में लाने की जिद भी की। योजक चिन्ह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झगड़ा तो तुमने शुरू किया था और अब मेरी बेटी पर अपने पति को छेड़ने का आरोप लगा रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कौन बता सकता है कि वो तुम्हारा पति है? जी रुक्सी खड़ी हुई और झाओमिंग की ओर चली गई जो उसकी बेटी को गालियां दे रहा था। मैं पागल नहीं हूं, पर तुम लोग मुझे बीमार कर देते हो। और हाँ, तुम्हारी बेटी मेरे पति पर लाइन मार रही थी। लेकिन इसके बारे में सोचना भी मत। मैं देखने में भले ही कोमल और नर्म लगूं, पर मुझे मार्शल आर्ट आती है। मैं तुम्हें गर्दन काटने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी, दफा हो जाओ। उसने शिनी को घूर कर देखा और गर्दन काटने का नाटक किया, जिससे शिनी डर गई और पीछे की ओर लड़खड़ा गई। डर के मारे वह उसे देखती रही, तभी शी रुक्सी ने उसे पकड़ लिया, जो खुद भी हैरान थी। मैडम, यह आपका बिल और टेकअवे है। झाओ मिंग ने टेकअवे लिए हुए वेटर की ओर देखा। उसने उसे वह काला कार्ड थमा दिया जो लीवेई ने उसे सुबह दिया था। शिनी और रॉक्सी दोनों ही उस काले कार्ड को हैरानी से देखती रहीं और सोचने लगी कि आखिर यह कौन औरत है जिसके पास ये काला कार्ड है, क्योंकि यह तो हर किसी के बस की बात नहीं होती। झाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा किसी के बारे में बुरा भला कहा तो मैं तुम्हारी जीभ काटकर तुम्हें पहाड़ों में फेंक दूंगी। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी बेरहम हो सकती हूँ। शिनी को धमकी देते हुए वह रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। महल में महीनों रहने के कारण वह अब इतनी क्रूरता की आदी हो चुकी थी और किसी को पहाड़ों पर भेजना भी उसे बुरा विचार नहीं लगता था। शिनी के हाथ कांप रहे थे जब वह अपने पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गई। ये किस तरह की पागल औरत है? जिया रुक्सी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और दरवाजे की ओर देखा। वह जरूर पागल है। ऐसे बेवकूफ लोगों के चक्कर में मत पड़ो। दूर कोने की मेज पर टोपी से चेहरा ढके बैठे जियान यान सारा तमाशा देख रहे थे। झाओ मिंग ने जिस तरह अकेले ही शिनी और रॉक्सी से निपटा, उसे देखकर उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने शिनी को तब पहचाना जब वह उनकी मां के साथ रेस्तरां में दाखिल हुई थी, क्योंकि स्कूल में शिनी के साथ हुई बदमाशी के बारे में शी मिंग के विवाद के बाद उन्होंने उसके बारे में और जानने की कोशिश की थी। उस समय उसे शिनी के बारे में पता चला और यह भी कि वे दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। उस अजनबी महिला को शिनी को सबके सामने लिताड़ते और सबक सिखाते देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अध्याय 747 अभिशाप 22। जी राजवंश। वेन रू जी चेन के अध्ययन कक्ष में बैठा था और मंत्रियों द्वारा जी चेन को भेजे गए दस्तावेजों को देख रहा था। दस्तावेजों का ढेर देखकर उसने आह भरी और बुदबुदाया, भाई तुम कहाँ हो? मैं बस यही आशा करता हूँ कि तुम जहाँ भी हो ठीक होगे। जी चेंग और झाओ मिंग के लापता हुए 2 दिन हो चुके हैं और लू शी भी बेहोश है, जो घटनाक्रम की एकमात्र गवाह है। उन्हें नहीं पता कि झील किनारे क्या हुआ और वह उस हालत में कैसे पहुंची। उन्हें झील किनारे झाओ मिंग के जूते और जी चेन के सामान भी मिले हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई सुराग नहीं है कि वे कहाँ गए। अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुल गया और जब उसने ऊपर देखा तो फैंग जू अंदर आती हुई दिखाई दी। महाराज के लापता होने के बारे में आपको कुछ पता चला? हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। हालांकि जब उसने वेन जू को चिंतित भावों के साथ फैंग जू के पीछे चलते देखा तो वह अपनी बात रोक बैठा। उसने फैंग जू की ओर देखा, जिसने उससे नजरें मिलाने से बचते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया था। उसने आह भरी और उसे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। वेन जू वेन रू के पास गई और उसके कंधों को पकड़कर बोली, वेन रू, सब लोग क्या बातें कर रहे हैं? जी चेन गायब है। क्या ये सच है? वह कहाँ है? उसके जैसा एक वयस्क व्यक्ति कैसे गायब हो सकता है? उसने हैरानी से पूछा। अगर उसने नौकरानियों को इसके बारे में बात करते हुए न सुना होता तो उसे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। उसने पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वेनरू के फैंगजू से कहे गए शब्दों को सुनकर उसका दिल बैठ गया। महारानी। वेनरू ने गहरी सांस ली और कहा, जी हाँ, महाराज और महारानी लापता हैं। 2 दिन हो गए हैं। हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप परेशान हो। लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता चला? उसने पूछा। उसके शब्दों को सुनकर वेन जू ने अपना सीना पकड़ लिया और पीछे की ओर लड़खड़ा गई। आंटी। वेन रू ने उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लिया। मेरा बेटा और महारानी 2 दिन से लापता हैं और तुमने मुझे बताया तक नहीं।
क्या वे ठीक ही होंगे है ना? वेनरू, हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। महल में उनके लापता होने की अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं। अगर ये अफवाहें महल से बाहर फैल गईं, तो साम्राज्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। उसने चिंता से कहा। वेनरू ने होंठ सिकोड़कर सिर हिलाया। वह स्थिति की गंभीरता को भलीभांति समझता है। सम्राट का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। यदि शत्रुओं को इसके बारे में पता चल गया, तो वे युद्ध छेड़ने का प्रयास कर सकते हैं, या यदि जनता को इसके बारे में पता चल गया, तो इससे राजा की शक्ति पर उनका विश्वास डगमगा सकता है। जी चेंग और झाओ मिंग के गायब होने की खबर से भारी अराजकता फैल सकती है। चिंता मत कीजिए महारानी जी, मैं उन्हें और महाराज को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी निष्ठा सम्राट के प्रति है, और राजगद्दी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए मैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उसने गंभीरता से कहा, जिससे वेनजू शांत हो गईं। जब वे बात कर रहे थे, तभी अध्ययन कक्ष का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। महामहिम, लूशी को होश आ गया है, फैंग जू ने घोषणा की, जिससे वेनरू ने राहत की सांस ली। योजक चिन्ह। वेनरू उस लड़की को घूर रही थी जो सिर पर सफेद पट्टी बांधे बिस्तर पर लेटी थी। उसका रंग पीला और बीमार सा था, जबकि उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे। उसके हाथों और चेहरे पर कुछ खरोंचें थीं जिन पर दवा का लेप लगाया गया था। तो आप कह रही हैं कि वे दोनों आदमी महल से बाहर निकलते ही आपका और महारानी का पीछा कर रहे थे? और वे पैसे के पीछे नहीं बल्कि महारानी के पीछे थे? उन्होंने पूछा। लू शी ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्होंने खुद कहा है कि वे महारानी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बॉस को महारानी पसंद आ गई हैं। उसने नम आंखों से धीमी आवाज में कहा। वेनरू ने मुट्ठी भींचकर पूछा, क्या आपने महाराज को नहीं देखा? क्या आपको पता है कि वे कहाँ गए हैं? उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं घायल होने के बाद बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं घायल हुई, तब महारानी एक गुंडे से लड़ रही थी। मास्टर वेनरू, कृपया महारानी और महाराज की रक्षा करें। अगर महारानी को कुछ हो गया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वह ये सोचकर रोती है कि वह जाओ मिंग की रक्षा करने में कितनी अक्षम है। जब उसने उठने की कोशिश की तो फैंग जू ने अपने होंठ सिकोड़कर उसे वापस बिस्तर पर धकेल दिया। हिलो मत, तुम लापरवाही से हिलने की हालत में नहीं हो। उसका लहजा हमेशा की तरह उदासीन था, लेकिन उसमें थोड़ी कोमलता भी थी। वेनरू ने सिर हिलाकर कहा, वह सही कह रहा है। आपको आराम करना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं होगा, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। योजक चिन्ह। सुरक्षा कारणों से शाही चिकित्सक द्वारा लू शी का इलाज किए जा रहे अतिथि कक्ष से बाहर आने के बाद वेनरू ने फैंग जू की ओर मुड़कर कहा, चुनकी महाराज के जूते और सामान झील के किनारे थे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें उन बदमाशों ने चुराया होगा। आखिरी चीजें झील के पास थीं। मुझे लगता है कि वे उन बदमाशों से बचने के लिए झील में कूद गए होंगे। लेकिन हमने झील और आसपास के इलाके की भी जांच की, हमें वे कहीं नहीं मिले। फैंग जू ने जवाब दिया, यही बात मुझे चिंतित करती है। वे कहाँ जा सकते हैं? वे हवा में गायब तो नहीं हो सकते। हमें दुश्मनों के पहुंचने से पहले उन्हें ढूंढना होगा। साथ ही इन अफवाहों को रोकने की कोशिश करो, ये महल से बाहर नहीं फैलनी चाहिए। उसने आदेश दिया। जी गुरु वेन, मैं आपके आदेशों का तुरंत पालन करूंगा। फैंग जू ने झुककर वेनरू के पीछे अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। हालांकि वे खंभे के पीछे छिपे हुए पहरेदार को देख नहीं पाए। तो ये महज अफवाह नहीं है। मुझे बॉस को इसके बारे में बताना होगा। सम्राट और महारानी के कहीं न मिलने पर वो मुझे भारी इनाम देंगे। फैंग जू और वेनरू को जाते हुए देखकर उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। अध्याय 748 अभिशाप 23। बॉस, महल से खबर मिली है। खिड़की से बाहर देख रहे और दिन रात को एक होते हुए देख रहे जी जेलान ने अपने आदमी की जल्दबाजी भरी आवाज सुनकर भौहें चढ़ा ली। वह मुड़ा और भौहें चढ़ाकर बोला, खबर? कैसी खबर? क्या महाराज मुझे पकड़ने की योजना बना रहे हैं, या फिर मेरे दादाजी की तरह मुझे भी देश निकाला देना चाहते हैं? उसने उपहास उड़ाते हुए कहा। अपने दादा को निर्वासित करने के बाद जी चेंग अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह गुस्से में आकर कोई कदम उठाने वाला व्यक्ति नहीं था। हर युद्ध शक्ति से नहीं, बल्कि योजना बनाकर जीता जा सकता है। उसे कुछ भी करने से पहले सावधानी बरतनी और योजना बनानी होगी। उसे हमले के लिए सही समय की जरूरत थी, जो उसे तब मिला जब जी चेंग ने शियाओली को शीत महल में निर्वासित कर दिया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। सभी जानते हैं कि इल देश का राजा अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, और उसे शीत महल में भेजना उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
अपनी प्रिय महारानी के प्रति श्रद्धा में वह शियाओली को मृत्युदंड देने के परिणामों को भूल गया। उसने एल के देश के राजा के क्रोध और पीड़ा का फायदा उठाया और उससे गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा। जी चेन के विरुद्ध जाने के लिए उसे यथासंभव शक्ति प्राप्त करनी थी। इस जीवन में केवल जी चेन का पतन ही उसे संतुष्टि और तृप्ति प्रदान करेगा। वह उस क्षण को अभी तक नहीं भूला है जब वेनरू ने जी चेन को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने के लिए उसे और उसकी मां को महल से बाहर निकाल दिया था। वह सम्राट का पुत्र भी है और बुद्धि और देश का संप्रभु बनने के गुणों के मामले में जी चेन के समान था, लेकिन महारानी का पुत्र होने के नाते उसे निर्वासन के दौरान ताज मिला। जिस दिन उस महिला पर हमला हुआ तब से महाराज और वह महिला दोनों लापता हैं। शाही अंगरक्षक शहर के हर कोने में उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। उस व्यक्ति ने होठों पर आशा भरी मुस्कान के साथ बताया। हालांकि बादलों से घिरी रात में पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ जी ज़ेलान का चेहरा उस आदमी के संबोधन को सुनकर गंभीर हो गया। वह औरत, क्या तुम्हें लगता है कि तुम में उससे वह औरत कहकर संबोधित करने की हिम्मत है? उसने उसे घूर कर देखा, जिससे वह आदमी उसकी ठंडी निगाहों से कांप उठा। उस व्यक्ति ने उसकी उग्र निगाहों को देखकर सिर हिलाया और भयभीत होकर उसके सामने झुक गया। मालिक, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं नासमझ था, महारानी। वह व्यक्ति झाओ मिंग को संबोधित करने के लिए हिचकिचा रहा था। तभी जी ज़ेलान ने बीच में कहा, मालकिन महोदया। आप उन्हें मालकिन महोदया कह सकते हैं। आखिर मेरे सिंहासन संभालने के बाद वह आपकी मालकिन होंगी। वह मुस्कुराया। उस व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। आप कह रहे हैं कि दोनों लापता हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारे आदमियों ने यह नहीं कहा था कि झील किनारे किसी के आने के कारण वे उसे खो बैठे? फिर वे अब तक लापता कैसे हो सकते हैं? उसने उलझन में पूछा। उस आदमी की चुप्पी देखकर जी ज़ेलान ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, हम लगता है भगवान भी हमारे पक्ष में है और चाहते हैं कि हम जी राजवंश को बर्बाद कर दें। जी राजवंश के शासक के गायब होने से बेहतर हमले का मौका और क्या हो सकता है? हमारे आदमियों को कहो कि वे उन दोनों को खोजें और शाही पहरेदारों के हाथ लगने से पहले उन्हें ढूंढ निकालें। साथ ही मुझे हर हाल में झाओ मिंग चाहिए। मुझे जी चेन की परवाह नहीं, लेकिन मुझे वह चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? उसने बेपरवाही से पूछा। फिर वह आदमी शिष्टाचारवश झुककर कमरे से चला गया। जी चेन, अब समय आ गया है कि तुम अपना ताज त्याग दो। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझसे छीना था। तुम्हारा सिंहासन और तुम्हारी प्यारी महारानी भी। उसने सूर्यास्त से काले हो चुके आकाश की ओर देखते हुए फुसफुसाया। सूर्यास्त उसके लिए जी चेन के अंत का प्रतीक था। जब उसने महल में प्रवेश करने के लिए झाओ मिंग के साथ अंगरक्षक को भेजा था, तब उसका एकमात्र उद्देश्य जी चेन को नष्ट करना था। हालांकि उस महिला के बारे में जानकारी मिलने के साथ साथ वह उसके हर काम में दखल देने लगा। वह महारानी थी, लेकिन उनकी मासूमियत और पवित्रता ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उनसे बाद में सत्ता संभालने वाली उनकी पत्नी उन्हें नीचा समझती थी। हालांकि जब उन्होंने एक्यूपंक्चर तकनीक से लोगों का इलाज करते हुए उनके चमत्कारिक किस्से सुने, तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस राजवंश में एक ऐसी महिला भी है जो ऐसे काम कर सकती है जो पुरुष भी नहीं कर सकते। लेकिन जब महल में पहली बार उससे मुलाकात हुई, तो वह उसके बारे में सुनी गई बातों से बिल्कुल अलग दिखी। वह अपने मन की बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती थी, और जी चेन के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं था। महल में एक गैर मौजूद शख्सियत से वह जी चेन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जी चेन के साथ उसके घनिष्ठ संबंध को देखकर उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। वही जी चेन की खुशी का मुख्य कारण है, और वह उससे वो खुशी छीनकर उसे दुखी करना चाहता है। योजक चिन्ह। वाह, ये ड्रेस कैसी है! कितनी खूबसूरत है ना! अपनी काली ड्रेस पकड़े हुए झाओ मिंग ने पलकें झपकाईं और ली वेई और शी मिंग की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। वह उन्हें सुबह खरीदी हुई चीजें दिखा रही थी और उनकी राय जानना चाहती थी। मेरे पास ये पीच रंग वाला भी है, साथ ही ये वाइन रंग की ड्रेस भी है। इस घड़ी के बारे में क्या ख्याल है? अरे, मेरे पास आपके लिए भी एक है। ली वेई ने होंठ सिकोड़ते हुए भौहें चढ़ाईं जब उसने देखा कि वह अपनी खरीदी हुई चीजें और पूरे लिविंग रूम में फैले हुए शॉपिंग बैग दिखा रही है। उसने चिढ़कर कहा, तुम यहाँ कब तक रुकने का इरादा रखती हो? तुम्हारे शॉपिंग बैग ने तो पूरा लिविंग रूम ही ढक दिया है। झाओ मिंग ने होंठ सिकोड़कर और नाक सिकोड़कर सोफे पर बैठते हुए कहा, ली वेई, इतने कंजूस मत बनो। तुम जिन कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हो, मेरी खरीदारी पर टिप्पणी करने में शर्म तो करो। मैंने बहुत दिनों से खरीदारी नहीं की है।
तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं किसी पागल पूर्व पत्नी की तरह व्यवहार नहीं कर रही हूं और तुम्हें और शी मिंग को झगड़ा नहीं करवा रही हूं। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जिससे लिवेई तुरंत चुप हो गया। जिया मिंग ने झाओ मिंग की बातों पर भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह ये भी जानती थी कि झाओ मिंग का मतलब कुछ और नहीं था। यह तो बस अपनी बात कहने का उसका तरीका था। दूसरी ओर जी चेंग उसे लिवेई की पूर्व पत्नी कहकर पुकारते देख खुद को रोक नहीं पाया। वह जानता था कि झाओ मिंग के शरीर में जाने से पहले वे पति पत्नी थे, लेकिन उन्हें इतना घुलते मिलते देखकर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। महल में करने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि मैं कुछ बार बाजार गई, लेकिन वहां ज्यादा वैरायटी नहीं थी। मैंने अपने लिए एक फोन और एक टैबलेट भी खरीदा। क्या मुझे एक स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेनी चाहिए थी? तुम्हारी कारें तो ठीक हैं, लेकिन मुझे भी अपने लिए एक चाहिए। उसने बुदबुदाते हुए कहा, जिससे लीवेई का चेहरा पीला पड़ गया। योजक चिन्ह। तुम्हें पता है, जब मैंने शिनी को जवाब दिया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह एक अद्भुत दृश्य था। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं उससे एक थप्पड़ नहीं मार पाया। उसे एक जोरदार थप्पड़ मारना कितना संतोषजनक होता। झाओ मिंग ने अफसोस जताते हुए कहा। छी छी, कितना हिंसक। लीवेई ने सिर हिलाते हुए टिप्पणी की। झाओ मिंग ने उसे घूरकर देखा और उस पर एक तकिया फेंक दिया। झाओ मिंग ने गहरी सांस ली और जब उसे कुछ याद आया तो वह शी मिंग की ओर मुड़ी। शी मिंग, क्या तुम्हें भाई जी जेलन याद है? जब हम थोड़ी देर पहले रेस्तरां गए थे तो मैंने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल उनके जैसा दिखता था। ये तुम्हारा भ्रम है। वह यहाँ कैसे हो सकता है? जी चेंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। झाओ मिंग की बातें सुनकर जी मिंग ने भौहें सिकुड़ी। उसे याद आया कि लीवेई के पिता और उसके पिता के चेहरे बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ तक कि दादा सू भी उसके पिछले जन्म के चाचा से हूबहू मिलते जुलते हैं। हालांकि वह उस व्यक्ति जी जेलन के बारे में निश्चित नहीं थी जिसके बारे में झाओ मिंग बात कर रहा था। जी जेलन, वह कौन है? उसने उलझन में पूछा। अरे हाँ, आपको उसके बारे में कैसे पता चलेगा जबकि आप उससे कभी मिली ही नहीं? झाओ मिंग ने जी चेन की ओर एक नजर डाली और फिर जी जेलान की पहचान के बारे में बताना शुरू किया। अध्याय 749 अभिशाप 24। झाओ मिंग की बातें सुनकर जी मिंग की उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। क्या जिस सच्चाई को वह थामे बैठी थी वह झूठ थी? क्या वह जी चेंग से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसने उस पर विश्वास नहीं किया और निर्दोष और उसके भाई जैसे हिंग को मार डाला, और क्या वह जी जेलान का जासूस था? जब दरबार में सबके सामने तलवार से उसकी हत्या कर दी गई तो वह बहुत दुखी और पीड़ा में थी। एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने का बोझ उसके लिए असहनीय था। इसके अलावा उसके चरित्र को लेकर सबकी शंकालु निगाहें उसे हर पल तोड़ रही थीं। वह इस बात से दुखी थी कि उसकी मृत्यु बिना अपना नाम साफ किए हुई। उसे यह साबित करने का मौका नहीं मिला कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था और महारानी के नियमों और सद्गुणों का पालन किया था। तो आप कह रहे हैं कि अंगरक्षक हिंग को राजकुमार जी जेलान ने नियुक्त किया था, जिनसे मैं कभी मिली भी नहीं? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। जिया मिंग की गंभीर और दुर्बल सूरत देखकर झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अपनी यादों में उसने देखा था कि उस रात उसे कितना कष्ट सहना पड़ा था। अंगरक्षक हिंग के साथ होने की अफवाहें, वेन जू और जियाओली द्वारा उसे सताया जाना, और इन सब के ऊपर जी चेन की उदासीनता। इन सब ने झाओ मिंग का आत्मविश्वास और जीने की इच्छा तोड़ दी थी। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और जी चेन की ओर देखा, जो शी मिंग को देख रही थी, और सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे देखती रही। हाँ, मुझे लगता है कि वह तुम्हारे जरिए महल के बारे में जानना चाहता था, लेकिन फिर शियाओली ने तुम दोनों के बारे में अफवाहें फैला दी, और जब जी चेन को उसकी असलियत पता चली तो उसने उसे सजा दी। खैर, अगर शियाओली ने तुम्हारे बारे में अफवाहें नहीं फैलाई होती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वह महल में क्या करने की योजना बना रहा था। झाओ मिंग ने शी मिंग को शांत करते हुए कहा। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इसने एक बड़े संकट को टाल दिया। जिया मिंग की नम आंखों को देखकर लीवेई ने आह भरी और कहा कि इस खबर ने उसे बहुत प्रभावित किया है। वह जानता है कि इस घटना ने उस पर गहरा असर डाला है और यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ है कि जिस व्यक्ति को वह अपना संरक्षक मानती थी वही उसका दुश्मन निकला। वह उसके और करीब आया और उसे गले लगा लिया। उसने उसकी पीठ थपथपाई और उसे दिलासा देते हुए कहा, चुप रहो, कोई बात नहीं। अगर रोना चाहती हो तो जितना चाहो रो लो। अपने आंसू रोकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुमने बहुत दुख झेला है, लेकिन उसे दोबारा जीने के बजाय एक बार जी भर के रो लो और अतीत को जाने दो। अगर तुम इसे पकड़े रहोगी तो इससे तुम्हें सिर्फ असहनीय पीड़ा ही मिलेगी और कुछ नहीं।
जी मिंग ने उसके दिलासा भरे शब्दों को सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए और आंखें बंद कर लीं। जी चेंग ने देखा कि लीवेई उसे दिलासा दे रही थी। शी मिंग की दुर्बल मानसिक स्थिति और हालत देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कभी एक पल के लिए भी खुशी नहीं दी थी। उसके साथ रहकर उसे केवल दर्द और पीड़ा ही मिली थी। लेकिन लीवेई के साथ मामला अलग था। वह खुश थी, वह अपने असली रूप में थी। वह झाओ मिंग की तरह व्यवहार कर रही थी, न कि महारानी की तरह। जी चेंग, क्या तुम उसे दोबारा पाने की कोशिश में उसे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे? उसने आह भरी। योजक चिन्ह। जिया मिंग के शांत होने और अपने विचारों को समेटने के बाद उसने झाओ मिंग के शुरुआती सवाल के बारे में सोचा। वह व्यक्ति जो राजकुमार जी जेलान जैसा दिखता है। चूंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे ठीक से पता नहीं था कि वह किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन उसे एक आभास था कि वह कौन हो सकता है। उसने अपना फोन निकाला और उसे फिल्म इटरनल लव के लिए अपने और जियान यान के फोटोशूट की एक तस्वीर दिखाई। क्या यही वो आदमी है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? प्रिंस जी जेलन। उसने आंखें सिकोड़कर जवाब का इंतजार किया। तस्वीर देखकर झाओ मिंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठी और उसने उत्साह से अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली। हे भगवान! हाँ, ये तो राजकुमार जी जेलन है। लेकिन आपको कैसे पता? रुकिए, आप इस तस्वीर में उनके साथ क्यों हैं? उसने आंखें सिकोड़ते हुए उससे पूछा। शी मिंग और जी जेलान की तस्वीर देखकर जी चेंग ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। जिया मिंग ने लीवेई की ओर देखा और हल्के से खांसते हुए समझाया, वह फिल्म का दूसरा पुरुष कलाकार है जिसके साथ मैंने काम किया है। लेकिन क्या आपको यकीन है कि वह वही राजकुमार जी जेलान है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? झाओ मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। यह आदमी बिल्कुल जी जेलन भाई जैसा दिखता है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने किसी फिल्म में अभिनय किया है। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे लगा था कि तुम्हारी दुनिया के लोग पुराने ख्यालों के और दकियानूसी होते हैं, लेकिन यहाँ तुम एक फिल्म में अभिनय कर रही हो और अस्पताल में काम कर रही हो। तुम इस दुनिया में मुझसे कहीं बेहतर तरीके से ढल गई हो। उसे इस दुनिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देख वह हंस पड़ी। पुरातन? आप किसी व्यक्ति को पुरातन कहकर कैसे संबोधित कर सकते हैं? लीवेई ने बीच में टोकते हुए कहा। अपने मुंह से क्यों? उसने पलटकर जवाब दिया। जी चेंग अभी भी अपने दिमाग में चल रही बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि उनकी नोकझोंक ने उसे रोक दिया। वे बहस कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस तरह हंसी मजाक करते देख उसे एहसास हुआ कि वह कितनी सहज और आरामदेह लग रही थी। जिया मिंग ने उन दोनों को बहस करते हुए देखकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे जियान यान का उस दिन का कबूलनामा याद आ गया और उसकी प्रतिक्रिया देखकर यह स्पष्ट था कि वह भी उसे पहचान नहीं पाई थी। उसने गहरी सांस ली और पूछा, अच्छा झाओ मिंग, एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। क्या? झाओ मिंग ने उलझन में पूछा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या वो वही मोटा लड़का है, चश्मा पहनने वाला? जी मिंग की बात सुनकर झाओ मिंग ने हैरानी से पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उसने बचाया था, वो बड़ा होकर इतना हैंडसम और आकर्षक बन जाएगा। जिया मिंग ने सिर हिलाया। लीवेई ने हैरानी से शी मिंग को देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो इसलिए वह तुम्हारे आसपास घूम रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के पास जाने की? जियान यान द्वारा शी मिंग से अपने प्यार का इजहार करने की बात सोचकर लीवेई के चेहरे पर गुस्सा और गहरा गया। झाओ मिंग ने उसके हाव भाव देखकर उपहास किया और कहा, यार, वह तुम्हारी पत्नी के सामने कबूलनामा नहीं कर रहा था। वह कबूलनामा मेरे लिए था। मेरे लिए। उसने अपनी ओर इशारा किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना सुंदर लड़का बन सकता है। और इतना सुंदर लड़का मुझे पसंद करता है। उसने मुस्कुराते हुए सपने में खोए हुए अंदाज में कहा। जी मिंग की बातें सुनकर उसे समझ आ गया कि वो उसे कितना पसंद करता है और उसके बारे में कितना गंभीर है। जी चेंग ने उसकी प्रतिक्रिया और जिस तरह से वह किसी दूसरे आदमी की तस्वीर को ध्यान से देख रही थी, उसे देखकर भौहें चढ़ा लीं। क्या तुम अपनी ही बातों पर ध्यान दे रहे हो? वह बिल्कुल जी जेलान जैसा दिखता है। उसकी तस्वीर देखकर तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? झाओ मिंग ने उसकी तरफ देखा और उसे बकवास करते देख अपनी भौहें चढ़ा लीं। बिल्कुल सही, वह जी जेलन जैसा दिखता है पर वैसा नहीं है। क्या तुमने उसकी बातें नहीं सुनी? वह मुझसे प्यार करता है। उसने मुझसे किया वादा पूरा करने के लिए ही अभिनेता बनना चुना। ऐसे वफादार मर्द मिलना बहुत मुश्किल है। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? उसने लापरवाही से कहा, जिससे उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। जी चेंग का जबड़ा कस गया और उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा।
उसके सामने वह कितनी बेफिक्री से दूसरे आदमी के बारे में बात कर रही थी। झाओ मिंग ने उसके ठंडे भाव देखकर मुस्कुराते हुए जियान यान की तस्वीर को चूम लिया। अरे बाप रे, ये इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? शी मिंग, तुम्हारे पास उसका नंबर है ना? मुझे दे दो, मुझे उससे संपर्क करना है। चून की लीवेई तुमसे और जी चेन से प्यार करता है। वह मुझसे नफरत करता है, इसलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो मुझसे सच्चा प्यार करे। और वही एकमात्र ऐसा पुरुष है जो मेरी अकेलेपन को दूर कर सकता है। उसने नाटकीय अंदाज में अपने हाथ हवा में फैलाते हुए कहा। जी चेंग अंडरस्को अध्याय 750 अभिशाप 25। झाओ मिंग नींद में ही भौहें सिकोड़ने लगी जब एक जानी पहचानी कमजोर आवाज ने उसकी नींद में खलल डाला। उसने दांत पीसते हुए ध्यान से उस फुसफुसाती आवाज के शब्दों को समझने की कोशिश की। झाओ मिंग, तुम्हें वापस आना होगा। श्राप, उस हेयरपिन को पूरी तरह जला दो। आवाज अचानक बंद हो जाने पर उसकी आंखें खुल गईं। उसे पसीना आ रहा था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि अभी भी अंधेरा था और उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ सपना देख रही थी। वह सपना जिसे देखा नहीं जा सकता था, केवल सुना जा सकता था। उसने करवट बदली और अपने बगल में सो रहे जी चेन को देखा, जो अभी भी गहरी नींद में था। उसने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, वह तो बच्चे की तरह सोता है। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उसकी जगह उदासी छा गई। उसके चेहरे को इस हालत में देखकर उसे उनके अतीत की याद आ गई, जिसने उन्हें एक पतले धागे से जोड़ रखा था। वह इस दुनिया में अपने होने का असली कारण भूल चुकी है। वह अपने जीवन का आनंद लेने में इतनी मशगूल थी कि वह ये भूल गई कि किसी भी बड़ी विपत्ति से बचने के लिए उसे इस अभिशाप को समाप्त करना होगा। वह भले ही इस दुनिया से ताल्लुक रखती हो, लेकिन जी चेन को वापस जाना होगा। और यह मुमकिन नहीं कि वह और शी मिंग एक ही दुनिया में साथ रह सकें। किसी एक को तो वापस जाना ही होगा, वरना मुझे इस अभिशाप को तोड़ना होगा। अब मेरे पास समय नहीं बचा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसे याद आया कि इन दिनों मौसम कितनी तेजी से बदल रहा है। कुछ दिन पहले जो ठंड उसे परेशान कर रही थी, वह अब गायब हो रही थी और उसकी जगह बसंत का मौसम आ रहा था। आंटी शेन जिया ने उसे बताया है कि श्राप को खत्म करने के लिए उसे और शीमिन को पूर्णिमा की रात को, जब मौसम बदल रहा होता है, एक साथ उस हेयरपिन को जलाना होगा। हालांकि उसे इन सब बातों की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन उनके बताए अनुसार यही समय सबसे अच्छा लगता है। योजक चिन्ह। झाओ मिंग को नींद नहीं आए और वह शीमिन को ढूंढने चली गई। उसने धीरे से शीमिन के शयन कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर झांका, लेकिन शीमिन को बिस्तर पर न देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। वह कहाँ है? उसने सोचा। तुम क्या कर रहे हो? धीमी आवाज सुनकर वह चौंक गई। आवाज उसकी आंखों में फुसफुसा रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जी मिंग उसके पीछे खड़ा उसे शक भरी निगाहों से देख रहा है। उसने आह भरी और अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, तुम घर में भूत की तरह क्यों घूम रहे हो? झाओ मिंग ने शांत होने के लिए अपनी छाती थपथपाते हुए शिकायत की। जिया मिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया, अच्छा हुआ कि तुम जाग गए। हमें बात करनी है। ये कहकर वह अध्ययन कक्ष की ओर मुड़ गई। योजक चिन्ह। झाओ मिंग ने शी मिंग की ओर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, वह अभिशाप। दोनों ने एक साथ कहा। झाओ मिंग ने शी मिंग को आश्चर्य से देखा और उसे पहले बोलने का इशारा किया। जिया मिंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि अब इस पर चर्चा करने का समय आ गया है। मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन जब जियान यान ने उस दिन मुझसे अपने दिल की बात कही तो मैंने देखा कि मेरे अंदर सम्राट यांग हानयिन की छवि उभर आई। हालांकि उसका चेहरा बिल्कुल उस आदमी जैसा था, लेकिन मैंने देखा कि उसका रूप उस आदमी में बदल रहा था। हालांकि यह केवल कुछ क्षणों के लिए ही था, फिर भी यह बहुत डरावना था। तुम और जी चेन भी यहाँ हो। मुझे इस बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। हम दोनों एक ही दुनिया में एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि यह किसी भी तरह से संभव नहीं है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, हमें उस अभिशाप को खत्म करने का रास्ता खोजना होगा, शी मिंग ने कहा। झाओ मिंग ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। मैं भी इसी बारे में तुमसे बात करना चाहता था। सोते समय मुझे एक अजीब सपना आया। उस सपने में मैंने आंटी शेन जिया की आवाज सुनी। वो मुझे वापस आने के लिए कह रही थी और पूर्णिमा के शुभ दिन उस श्राप को जलाने के लिए कह रही थी। हालांकि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, लेकिन मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही थी। उसकी आवाज वह बहुत कमजोर लग रही थी। मुझे लगता है उसने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करके मेरे सपनों के जरिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुझे डर है कि इसमें उसकी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई होगी।
वह पहले से ही कमजोर हो रही है और ऊपर से ये सब उसने आंटी शेन जिया पर इसके असर के बारे में सोचते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। जिया मिंग ने उसकी बात सुनकर भौहें चढ़ा ली। पूर्णिमा, वह सोचते हुए बुदबुदाई। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अगर तुम आने वाली पूर्णिमा की बात कर रही हो तो वो 2 दिन बाद है। 2 दिन? सचमुच? झाओ मिंग ने हैरानी से पूछा। जिया मिंग ने सिर हिलाया। दरअसल जिस दिन से हम उस अजीब अंधेरी जगह से वापस आए हैं जहां हम फंसे हुए थे, मुझे कुछ दिनों खूनी सपने आने लगे और मुझे एहसास हुआ कि वो पूर्णिमा की रात थी। मुझे यह अजीब लगा, इसलिए मैंने दिनों और पूर्णिमा की रातों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। क्या आपको यकीन है कि उसने पूर्णिमा की रात के बारे में ही बात की थी? लेकिन जहां तक मुझे याद है, जब तान शियू की मृत्यु हुई थी तब चांद नहीं था। वह रात एकदम भयानक अंधेरी थी। झाओ मिंग ने उलझन में कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूर्णिमा की रात को ही हेयरपिन जलाने की परंपरा क्यों है। जिया मिंग ने कुछ पल सोचा और जवाब मिलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। नहीं। जब उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा था तब बादल थे। वो एक बादलों से घिरी रात थी, जिसका मतलब है कि चांद शायद वहां हो, लेकिन बादलों से ढका हो सकता है। तो फिर समझ में आता है कि पूर्णिमा के दिन हमें सब कुछ बंद क्यों रखना पड़ता है। मैंने हेयरपिन तोड़ने की कोशिश की पर तोड़ नहीं पाई। ये बहुत मजबूत है। हम इसे खाली हाथों से नहीं तोड़ सकते। शी मिंग ने हेयरपिन तोड़ने की कोशिश को याद करते हुए कहा। उस समय तो वह थक चुकी थी। हमें इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे जलाना होगा। इस अभिशाप को समाप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपनी ऊर्जा को मिलाकर पूर्णिमा की रात को अपने पास मौजूद दोनों हेयरपिन को एक साथ जला दें। तभी यह अभिशाप समाप्त हो सकता है। झाओ मिंग ने हिचकिचाते हुए कहा। दोनों हेयरपिन? तुम्हारे पास भी एक है? मुझे तो लगता था कि सिर्फ मेरे पास ही एक है, और वो भी वही जो मैं महल में इस्तेमाल करती थी। जी मिंग ने सिर हिलाया, जैसे उसे कुछ नया पता चला हो। उसे यह ख्याल ही नहीं था कि उसकी हेयरपिन अभी भी महल में है। लेकिन क्या तुम अपनी हेयरपिन यहाँ लाए हो? मेरा मतलब है, क्या तुम और जी चेंग अचानक इस महल में नहीं आए थे? क्या तुम इसे अपने साथ लाए हो? शी मिंग ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। झाओ मिंग ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, खैर, महल छोड़ने से पहले मेरे पास वो हेयरपिन थी, लेकिन लगता है पानी में डूबते समय वो झील में गिर गई। झाओ मिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए याद किया कि महल से निकलने से पहले उसने उस हेयरपिन को चांदी के डिब्बे में कितनी सावधानी से रखा था। हालांकि उस दिन महल से निकलने से ठीक पहले वह हेयरपिन अपने साथ ले गई थी। उसे कारण तो नहीं पता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे उसे अपने साथ ले जाने के लिए कह रही थी। झील? तुमने इसे झील में गिरा दिया? जी मिंग की आंखें उसकी बात सुनकर चौड़ी हो गईं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से वह हेयरपिन ढूंढा था, और अगर उसने उसे कहीं गिरा दिया होता तो कुछ भी होने से पहले इस श्राप को खत्म करना मुश्किल हो जाता।